साल 1985। घनी आबादी वाला शहर मुंबई, जिसे उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। स्थानीय पुलिस एक और शव की जांच कर रही है। उन्होंने क्षेत्र में हाल ही में अन्य हत्याओं में समानताएं नोट की। कम रोशनी वाले स्थान पर एक पीड़ित की लाश सड़क पर पड़ी है। कोई गवाह नहीं है और पास में 30 किलोग्राम या 65 पाउंड का पत्थर है। हत्यारे ने सोते हुए पीड़ित के सिर को पत्थर से कुचल दिया था, जिससे उसके जीवन की लीला समाप्त हो गई। 6 नवंबर को पुलिस को एहसास हुआ कि एक सीरियल किलर है। हत्यारे की पहचान करना मुश्किल होने वाला था। उसने कोई मकसद नहीं दिखाया और ना ही कोई सुराग छोड़ा। सभी पीड़ित बिना पहचान के सड़क पर पड़े रहते थे। उन्हें पहचानने या उनके नुकसान पर शोक मनाने वाला कोई भी नहीं था। सप्ताह और महीने बीतते गए और अधिक मौतें होती रही। कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। पुलिस को मामले में केवल ब्रेक की जरूरत थी और उन्हें विश्वास था कि वे इसे सुलझा लेंगे। महीनों बाद एक बेघर पीड़ित हमले से बचने में कामयाब रहा। वो एक वेटर था और भागने में सफल रहा और पुलिस को घटना की सूचना दी। मुद्दा ये था कि उस पर सायन में एक कम रोशनी वाले इलाके में हमला किया गया था। वो अपने हमलावर को ठीक से देख नहीं पाया था। जब हमला हुआ तब वो वेटर सो रहा था और इसीलिए उसे पता नहीं चला। स्टोनमैन, जैसा कि वो जाना जाता था, रात के अंधेरे में सायन इलाके में बिना चेहरा दिखाए भाग निकला। ज़्यादा समय नहीं बीता कि एक और घटना घट गई। पास के उपनगर माटुंगा में कूड़ा बीनने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस और मीडिया को तुरंत संदेह हो गया कि ये स्टोनमैन ही है, लेकिन ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जो दोनों को जोड़ सके। ये इस एरिया की आखिरी हत्या थी। अब तक मरने वालों की संख्या 12 हो गई थी और पुलिस अभी भी वहीं थी जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। साल 1987 के बीच में बिना किसी कारण के हत्याएं बंद हो गई और मामले अनसुलझे रह गए। फिर किसी भी हमले या हत्या की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। शहर एक बार फिर सुरक्षित लग रहा था और पुलिस और सड़कों पर मौजूद लोग राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन जैसे ही एक शहर दुस्वप्न से जागा, दूसरे को रात का भय सताने लगा। 4 जून 1989 को मुंबई में हुए आखिरी हमले के लगभग 2 साल बाद कलकत्ता शहर को इसका पहला शिकार मिला। सड़कों पर चांदनी बेचने के लिए मशहूर एक महिला की हत्या कर दी गई। पत्थर की पटिया से लगे घावों के कारण उसकी मौत हो गई और फिर भी सड़कें, पुलिस और यहां तक कि नागरिक भी शांत रहे। ठीक 1 महीने बाद 4 जुलाई 1989 को एक और हत्या हुई। हर कोई अभी भी शांत था। चौथे शिकार तक पुलिस को यह संदेह नहीं हुआ कि हत्याएं एक ही व्यक्ति द्वारा की जा रही हैं। सड़कों पर यह सवाल पूछने की हलचल होने लगी, क्या हमारे बीच में कोई सीरियल किलर है? LA टाइम्स में 1989 के एक लेख में कलकत्ता के डिप्टी कमिश्नर सिंह ने स्वीकार किया कि जब हत्याएं पहली बार शुरू हुई तो चिंता की कमी थी, लेकिन फिर मानो हत्यारा पुलिस पर ताना मार रहा था। 8 सितंबर को 7वें पीड़ित की मौत पुलिस मुख्यालय से केवल 1 ब्लॉक की दूरी पर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी कमिश्नर सिंह ने सड़कों पर रहने वाले लोगों की हत्या करने वाले अज्ञात हत्यारे का नाम द स्टोनमैन रखा। शहर अब हाई अलर्ट पर था। नागरिक अधिक जानकारी की तलाश में थे। पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया था और बेघर लोग सुरक्षा में सोने के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस ने हत्यारे की तलाश के लिए सड़कों पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सड़क पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कई पुलिस वाले सीक्रेट तरीके से वहां रहने लगे और हत्यारे के हमले का इंतजार करने लगे। लेकिन बेघरों के बीच रहते हुए भी पुलिस के मन में उनके प्रति घृणा का भाव था और हर मौके पर उन्हें पागल कहा जाता था। कई लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे स्टोनमैन होने के किसी भी संभावित संकेत की तलाश में पूछताछ किया गया। सड़क पर निहत्थे और कमजोर लोगों को पुलिस द्वारा पीटने की खबरें तेज हो गई और कुछ मानवाधिकार समूहों ने पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाया। बाहर से देखने पर दिन के दौरान शहर डर के मारे खुद को टुकड़ों में काटता हुआ प्रतीत होता था और रात के दौरान स्टोनमैन शिकार करता था और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो इसमें बेहतर हो रहा था। मुंबई में स्टोनमैन ने 2.5 साल के दौरान 12 लोगों का शिकार किया और उन्हें मार डाला, लेकिन कलकत्ता में उसने केवल 4 महीने में 7 लोगों की हत्या कर दी और मुंबई की तरह आखिरकार एक गवाह सामने आया। ये पुलिस को उस संदिग्ध के पास ले गया
जिसका नाम मोहम्मद अकरम था। ये एक बेघर आदमी था, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो ये स्पष्ट हो गया कि ये स्टोनमैन नहीं था। ऐसा माना जाता था कि स्टोनमैन एक सुगठित व्यक्ति था जो 30 किलो के पत्थर को आसानी से उठा सकता था, जिसे वो अपने सोते हुए पीड़ित के सिर पर गिरा देता था। दूसरी ओर मोहम्मद बहुत पतला था और पत्थर उठाने में असमर्थ था। बाद में जिस गवाह ने उन्हें मोहम्मद तक पहुंचाया, उसने झूठ बोलना स्वीकार किया। आखिरकार मोहम्मद को रिहा कर दिया गया, जबकि स्टोनमैन लोगों की जान लेता रहा। जून 1989 से नवंबर तक स्टोनमैन ने कोलकाता में 13 लोगों की जान ले ली और फिर बिना किसी चेतावनी के रुक गया। हत्याओं की खबरें बंद हो गई, हमले नहीं हो रहे थे और लोग धीरे धीरे फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। किसी ने कभी भी स्टोनमैन की पहचान या उसने हत्या क्यों की इसका पता नहीं चल सका, लेकिन थ्योरी बहुत सारी थी। मुंबई और कलकत्ता में सिर्फ 2 साल के अंतर पर होने वाली हत्याओं के बावजूद कभी भी ऐसा कोई वास्तविक सबूत नहीं मिला जो उन्हें एक साथ जोड़ सके। लेकिन जिस तरह से हत्याएं की गई, क्या ये एक ही आदमी था या कई लोग थे या कोई नकलची था, ये सवाल हमेशा बना रहा। कई लोग मानते हैं कि ये बेघर समुदाय के प्रति सिर्फ नफरत थी। दूसरों का मानना था कि ये किसी पंथ या अनुष्ठान का काम हो सकता है, जबकि अन्य अभी भी मानते हैं कि ये हत्यारा खुद एक मानसिक रोगी था। स्टोनमैन नाम का हत्यारा कभी नहीं मिला और संभवतः कोई जान भी नहीं पाएगा कि स्टोनमैन कौन था जिसने सोते समय 25 असहाय लोगों की हत्या कर दी।